हाय फ्रेंड्स, सॉरी आज 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपनी चीज़ों में। और आज हम इवोल्यूशन चैप्टर करेंगे। अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। साथ में मैं तुमको ये भी पूछना चाह रही थी कि अगर तुमको थोड़ा सा डिटेल चैप्टर का भी वीडियो चाहिए या तुमको कोई और चाहिए कि मैं कुछ और पॉइंट्स कवर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि फिर मैं उस चीज़ पे काम कर सकूँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। और हाँ, ये तुम एनसीईआरटी के चैप्टर्स कर तो रहे हो साथ में मेरे। इसके बाद तुम थोड़ा बहुत क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस किया करो, नहीं होता तो पीवाईक्यू लगा लो, वरना कोई तुम्हारे पास अगर अच्छा रिसोर्स है बायो के क्वेश्चंस लगाने के। और लेकिन हाँ, साथ में ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज ही लगाना। फालतू क्वेश्चंस करने की ज़रूरत तुमको है नहीं, क्योंकि जो पेपर है वो तुम्हारा एनसीईआरटी से ही आएगा। कुछ भी ना एक शब्द बाहर से आएगा ना एक शब्द आगे पीछे से आएगा। ठीक है, और तुम अभी तक के पैटर्न में तुम देख भी चुके हो, एनटीए ने जितने पेपर सेट किए बायोलॉजी के सब एनसीईआरटी में से ही है। तो बाहर का करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो स्मार्ट वर्क करो, ढंग से पढ़ो, ठीक है, फालतू की चीज़ें मत करना। और नहीं होगा तो हम अपने भी चैनल पे एक बार टेस्ट सीरीज़ का मैं कह रही हूँ, सॉरी, टेस्ट और क्या कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ रख लेंगे हम, और वो साथ में कर लेंगे। ठीक है, पहले एक बार चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। Origin of life, evolution of life forms a theory, what are the evidences of evolution, और adaptive radiation क्या होता है, biological evolution, mechanism of evolution, Hardy-Weinberg principle, a brief account of evolution and origin and evolution of man. ठीक है, तो let's start. Okay, evolutionary biology is the study of history of life forms on earth. What exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on earth, we must have an understanding of the context of origin of life, that is, evolution of earth, of stars, and indeed of the universe itself. What follows is the longest of all the construed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe itself. 6.1 Origin of life. When we look at stars on a clear night sky, we are, in a way, looking back in time. Stellar distances are measured in light years. What we see today is an object. देखो, और हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे जहाँ पे लगेगा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगी अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तुमको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी तो हम एक जनरल क्योंकि अभी नॉर्मल चीज़ें ही आ रही हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड लगी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन तुमको कर दूँगी। ठीक है, और तुम साथ में ध्यान से करते चलना, क्योंकि इवोल्यूशन थोड़ा सा एक बोरिंग चैप्टर लगता है क्योंकि ज़्यादा ही फैक्चुअल है, तुमको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो अपने साथ मैं तो कहूँगी ज़रूरी होगा तो तुम एक प्लीज़ एक पेन और पेपर रखो, और तुम जितने भी ईयर्स हैं कि कब किस चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है, कब कौन सी चीज़ पहली बार दिखी है, कौन से पहले मैमल थे, या कब कौन सी मछली दिखी है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ों को तुम ध्यान में रखते हुए चलो। ठीक है, चलो ओके। Stellar distances are measured in light years. What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away from reaching our eyes now. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. The universe is very old, almost 20 billion years old. अब देखो, तुमको यहीं से चीज़ें ध्यान रखते हुए चलने की, यूनिवर्स कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और फिर अर्थ कितना पुराना होगा, 4.5 बिलियन ईयर्स, वगैरह वगैरह। अब तुमको आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज यूनिवर्स. Galaxy contains stars and clouds of gas and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed a speck. The Big Bang theory attempts to explain us the origin of universe. It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical terms. The universe expanded and hence the temperature came down. Hydrogen and helium formed sometimes later. The gases condensed under gravitation and formed the galaxies of the present day universe. ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने की वजह से टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो तुम्हारे पास जो गैसेस थी वो और तुम्हारी हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस थी वो कुछ समय के बाद बनी है। फिर वो ग्रेविटेशन के अंदर जो सारी गैसेस हो जाती है वो सब कंडेंस हो गई। ठीक है, और फिर तुम्हारा गैलेक्सी वगैरह जो भी आज के यूनिवर्स का पार्ट है वो सब कुछ बन गया। ठीक है, चलो। In the solar system of Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. There was no atmosphere on early Earth.
Water vapor, methane, carbon dioxide, and ammonia released from molten masses covered the surface. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen, and the lighter H2 escaped. Oxygen combined with ammonia and methane to form water, CO2, and others. The ozone layer was formed as it cooled. The water vapor fell as rain to fill the depressions and formed oceans. Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back. Did life come from outer space? Some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought units of life called spores were transferred to different planets, including Earth. Panspermia is still a favorite idea for some astronomers. For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. This was the theory of spontaneous generation. Louis Pasteur, by careful experimentation, demonstrated that life comes only from pre existing life. He showed that in a pre sterilized flask, life did not come from the killed yeast, while in another flask open to air, new living organisms arose from killed yeast. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life from form came on Earth. ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, तो मे भी याद रखो कौन कहाँ का है, ठीक है। हेल्डन इंग्लैंड के और ओपेरिन जो है वो रशिया के। प्रपोज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living organic molecule, example RNA, protein, etc. And the formation of life was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. In 1953, ये साल तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, तो कुछ भी पूछ सकता है इसके लिए। एस.एल. मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, कहाँ के थे एस.एल. मिलर? अमेरिका के, ठीक है। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन अ लेबोरेटरी स्केल. He created electric discharge in a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapors at 800 डिग्री सेल्सियस। ये तुमको सब ध्यान में रखना है क्या क्या था उनके एक्सपेरिमेंट्स में, उन्होंने क्या क्या कंडीशंस रखी थी, ठीक है। चलो, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्या बना उनके में? अमाइनो एसिड्स बने, ठीक है। In similar experiments, others observed formation of sugars, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। और वापस और भी लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको भी क्या क्या दिखा कि ऐसी चीज़ें बन रही हैं, शुगर बन रहा है, नाइट्रोजन बेस बन रहा है, पिगमेंट्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मीटोराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटेड दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस. With this limited evidence, the first part of conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted. We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. The first non-cellular forms of life could have originated 3 billion years back. They would have been giant molecules, RNA, protein, polysaccharide, etc. ये देखो तुम्हारे एस.एल. मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, ये तुम्हारा वैक्यूम पंप है, और ये देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉड्स हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है 800 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और गैसेस कौन कौन से लिए गए हैं? मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। स्पार्क डिस्चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉड्स लगे हुए हैं, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, वाटर इन हो रहा है, ये कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से फ्लो करेंगे, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, और लिक्विड वाटर इन ट्रैप। मतलब देख लो कंडीशंस क्या क्या थे, क्या क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज था, ये चीज़ें थी। एक बार तुम देख लेना, ठीक है, तुमने पढ़ तो लिया, ये उतना ही आएगा वैसे तो एग्जाम में। चलो, these capsules reproduced their molecule perhaps. The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. ठीक है, ये सारे साल तुम ध्यान में रखते हुए चलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. These were probably single cells. All life forms were in water environments only. This version of biogenesis, that is, first form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. However, once formed, how the first cellular form of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. 6.2 Evolution of Life Forms, a Theory. Conventional religious literature tells us about the theory of special creation. देखो ये बहुत ही बेकार सी थ्योरी थी, लेकिन चलो देखते हैं क्या क्या थी. दिस थ्योरी हैज़ थ्री connotations. One, that all the living organisms, species or types that we see today were created as such. तुमको लगता है ऐसा था? नहीं था, obviously. Two, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. Three, the earth is about 4000 years ago. इतनी यंग तो नहीं है हमारी अर्थ.
ठीक है, ये सब बातें हुई थी इसमें। चलो, ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। कौन सी जहाज में चल रहा था डार्विन, ये भी तुम ध्यान रखना है, HMS बीगल में, ठीक है। Round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in the years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation in characteristics. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, ये सारे जो conditions तुम्हारे हैं, physical factor, climate, food, would outbreed others that are less endowed to survive under such natural conditions। मतलब कि इनके हिसाब से क्या था, जो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा एक गिवन फिजिकल कंडीशन में, वो दूसरे स्पीशीज़ को बाहर फेंक देगा और खुद जो है डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। चलो, अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, ठीक है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हैंस those who are better fit in environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by nature। यानी कि ज़्यादा जिसकी अच्छी जो मतलब environment conditions में रह पा रहा है, फिर उसकी जितनी reproductive capacity जितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा progeny वो अपनी प्रोड्यूस करेगा, छोड़ेगा यहाँ धरती पे, वो उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और फिटनेस का यही एक वो बोला था उन्होंने, ठीक है। डार्विन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी फिटनेस को मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस होनी चाहिए, ठीक है। चलो, he called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusions around the same time. In due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in history of Earth, epochs, periods, and eras. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth। ठीक है, अब ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, तुम इस पर ध्यान देना कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की वो कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ। स्टेटमेंट पूछ लेगा करती है नहीं करती है, तुमको ध्यान नहीं आएगा तो तुम गलत लगा दोगे, ठीक है। तो तुमको हर एनसीईआरटी की हर लाइन पे ध्यान देना है कि वहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कि तुम जब खुद से चैप्टर एक बार रीड करते हो एनसीईआरटी से, तो तुम खुद उसमें फाइंड आउट किया करो कि इसमें से क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तुम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा अच्छे से रिटेन होगा। ये मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बाकी अगर तुम्हारे पास अच्छे तरीके हैं या तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है तो तुम उस हिसाब से करो। बेसिक तो तुमको यही है कि तुमको चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि तुम एग्जाम में सब सही कर सको। चलो, a common permissible conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as was thought earlier, but billions of years old, जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलो, पहले पढ़ लिया था। 6.3 में क्या है, what are the evidences for evolution? Evidence that evolution of life forms has indeed taken a place on Earth has come from many quarters. Fossils are remains of hard parts of life forms found in rocks. Rocks form sediments, and a cross section of Earth's crust indicate that arrangement of sediments one over the other during the long history of Earth. Different aged rock sediment contain fossils of different life forms who probably died during the formation of the particular sediment. Some of them appear similar to modern organisms. They represent extinct organisms जैसे कि डायनासोर। A study of fossil in different sedimentary layers indicate the geological period in which they existed। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो सेडिमेंटेशन है रॉक्स का, ठीक है, उसमें तुम्हारे जो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलते हैं हमको, हम उस सेडिमेंट रॉक को देख के पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना ऑर्गेनिज्म था, कितने साल पहले ये जिंदा था, ठीक है, कितने साल पहले इसने अर्थ पे सर्वाइव कर रहा था ये, ठीक है। चलो, ओके। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidences. ठीक है। Do you remember how the ages of fossils are calculated? Do you recollect the method of radioactive dating and are the principle behind the procedure? बताओ। चलो, आगे चलते हैं। Embryological support for evolution.
was also proposed by Ernst Haeckel based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrate. However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stage of the other animals. ठीक है? Comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those that existed years ago. Such similarities can be interpreted to understand whether the common ancestors were shared or not. For example, whales, bats, cheetah, and human share similarity in pattern of bones or forelimbs. Though these forelimbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal and phalanges in their forelimb. ठीक है, तुमको बोन्स तो पता होंगे. यहाँ पे हमारा ह्यूमरस होता है, फिर तुम्हारा यहाँ पे रेडियस, कैमरे में तो दिख नहीं रहा, रेडियस से अल्ना है. ठीक है, फिर मेटाकार्पल से, कार्पल से phalanges है. ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियो में. खैर मैं तो पढ़ाऊंगी तो तुम फिर वापस पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना. चलो, hence in these animals the same structure developed along the different direction due to adaptations to different needs. This is divergent evolution. ठीक है, अब तुम जैसे देखो, होमोलॉगस और एनालॉगस दो ऑर्गन्स की हम बात करते हैं. ठीक है, होमोलॉगस मतलब पता है कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब कि एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो रेडिएट हो गए, अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हो गए हैं, तो अपने अलग अलग नीड की वजह से उनका जो कोई कॉमन स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन में था, मतलब जो एक कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है कि हाँ भाई ओरिजिन इस पर्टिकुलर प्लेस से हुआ है, लेकिन वो अलग अलग नीड की वजह से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो गया है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स. ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, जो तुम पढ़ते हो कॉनकेव मिरर जो तुम्हारा होता है, ऐसे होता है ना यार, तो कैमरे में नहीं दिख रहा, तो ये कैसा होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है. ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है. खैर वो सब छोड़ो, तुमको मतलब पता तो है डाइवर्ज करने का मतलब क्या, अलग 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 जगह पे वो फैल गए, तो उनको अलग अलग नीड की वजह से अपने उन्होंने ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर लिया अपने अपने काम के लिए. वो तुम्हारा हो गया होमोलॉगस ऑर्गन्स, मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. और एनालॉगस में क्या होता है, एनालॉगस में क्या होता है, तुम्हारी कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती है, तुम एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसे कि अब जो क्या कहते हैं, तुम्हारा मान लो तुम्हारा वो है पंख है चिड़िया का, बटरफ्लाई का. ठीक है, काम क्या कर रहा है, पर्पस तो सेम सर्व कर रहा है कि वो उससे उड़ रहा है. ठीक है, उड़ रही है वो, लेकिन क्या वो उसमें कॉमन एंसेस्ट्री शो हो रही, क्या वो उनके पास सबके पास मतलब दोनों का एक ही प्लेस से ओरिजिन हुआ है, दोनों के पास एक ही जैसे कि बोन है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो मतलब कि कन्वर्जन मतलब एक पर्पस के लिए हुआ है, तो उन दोनों के आपस के बीच में फंक्शन में सिमिलैरिटी है, एंसेस्ट्री में सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कॉमन एंसेस्टर नहीं है, वो तुम्हारा एनालॉगस हो गया, यानी कि वो तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया. ठीक है, चलो, this is divergent evolution and these structures are homologous. Homology indicates common ancestry. Other examples are vertebrate hearts or brains. ठीक है, okay. In plants also the thorns and tendrils of bougainvillea and cucurbita, तुम्हारा एनालॉगस में तुम्हारा वो भी हो जाता है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक रूट का मॉडिफिकेशन है, एक उसका सिर्फ एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, पर्पस दोनों सेम सर्व कर रहे हैं, लेकिन एक जगह से तो नहीं है, तो वही है फंक्शन सेम है उनका, लेकिन जो एंसेस्ट्री है वो डिफरेंट है. ठीक है, चलो, and cucurbita represent homology. Homology is based on divergent evolution, whereas analogy refers to situation exactly opposite. Wings of butterfly and of birds look alike. They are not anatomically similar structures, though they perform similar functions. Hence, analogous structures are result of convergent evolution. मैंने तो ऐसे याद रखा था, पहले पता है मुझे भूल जाता था कि क्या कहते हैं, होमोलॉगस को डाइवर्जेंट बोलते हैं. वैसे तुम्हें डेफिनेशन तो याद होगी, तो तुम वैसे भी कर लोगे. मैंने इसको कैसे याद रखा था, HD करके. होमोलॉगस है तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, और दूसरा वाला तो कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो HD करके मैं ऐसे याद कर लेती थी. क्या, चलो तुमको अगर ऐसे भी याद रह रहा है तो अच्छी बात है, वरना तुम ये तरीका भी देख सकते हो. आगे चलते हैं. चलो, different structures evolving for the same function and hence having similarity. Other example of analogy are the eye of octopus and of mammals, or the flippers of penguin and dolphin. One can say that it is the similar habitat that has resulted in selection of similar adaptive features in different groups of organisms but towards the same function. Sweet potato यानी जो कि root modification है, and potato जो कि stem modification is another example for analogy.
In the same line of argument, similarity in proteins and genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. These biochemical similarities point to the some shared ancestry as structural similarities among diverse organisms. Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. It is argued that if within 100 years a man could create new breeds, could not nature have done the same over a million of years? Another interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. In a collection of moths made in 1850s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moths. However, फोन आ in रहा है, छोड़ दिया। वो बज ही रहा है, ऐसे भी सुनाई दे ही रहा है। मम्मी का फोन है, बात कर ले पहले, मम्मी सो रही। okay, man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild animals and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, example dogs, but still are of the same group. It is argued that if within hundred of years man could create new breed, could not nature have done the same over million of years? And the interesting observation supporting evolution by natural selection comes from England. In a collection of moths made in 1850s, that is before industrialization set in, it was observed that there were more white-winged moths on trees than dark-winged or melanized moths. However, in the collection carried out from the same area but after industrialization, that is in 1920, there were more dark-winged moths in the same area, that is the proportion was reversed. The explanation put forth for this observation was that predators will spot a moth against a contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks became dark due to the industrial deposition of smoke and soot. Under these conditions, the white-winged moth did not survive due to predators. Dark-winged or melanized moth survived. Before industrialization set in, thick growth of almost white-colored lichen covered the trees. In that background, the white-winged moth survived, but the dark-colored moth were picked out by predators. Do you know that lichens can be used as an industrial pollution indicator? Obviously, lichens जो होते हैं हमारे वो polluted areas में नहीं grow करते हैं. Okay, they will not grow in the areas that are polluted लिखा ही हुआ है. Hence moths that were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survived. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, example in rural areas, the count of the melanic moth was low. This showed that in a mixed population, those can better adapt, survive, and increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. मतलब कि देखो, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई वहाँ पे तो तुम्हारा रिवर्स हो गई चीज़ें कि वहाँ पे वाइट विंग की जगह पे जो डार्क विंग थे वो ज़्यादा सर्वाइव करने लग गए, ठीक है, उनकी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल हो गई. लेकिन जो रूरल एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्रीज अभी भी सेट नहीं हुई हैं, वहाँ पे वाइट विंग ही ज़्यादा थे और जो तुम्हारे डार्क विंग थे वो कम ही थे. यानी कि अगर तुम मिक्स पॉपुलेशन में देखो तो यहाँ पे ज़्यादा एक स्पीशीज़ है, दूसरी जगह पे दूसरे वाले ज़्यादा हैं. यानी कि कोई भी जो वेरियंट है वो कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हो रहा है, रहते हैं बट उनका प्रोपोर्शन कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि कौन ज़्यादा नेचुरली सेलेक्ट हो रहा है. मतलब ये तो नेचुरली नहीं, मतलब इसमें तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बात है, हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इसमें. आई गेस 2020 पे क्वेश्चन भी था इस पर एक, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा बट देयर वाज समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली. तुम रिफर कर लेना, तुम देख लेना, ठीक है, तो तुम उस हिसाब से चीज़ों को याद रखो. चलो. Similarly, excess use of herbicides, pesticides, etc. has only resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale. This is also true for microbes against which we employ antibiotics or drugs against eukaryotic organism or cell. Hence, resistance or resistant organism or cells are appearing in a time scale of months or years and not centuries. These are examples of evolution by anthropogenic action. This also tells us that evolution is not a direct process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on the chance events in nature and chance mutation in the organism. What is adaptive radiation? 6.4. During his journey, Darwin went to Galapagos Island. There he observed an amazing diversity of creatures. Of particular interest, small black bird, later called Darwin's finches, amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. All the varieties, he conjectured,
evolved on the island itself. From the original seed-eating features, many other forms with altered beak arose, enabling them to eat, become insectivorous and vegetarian finches. This process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other areas of the geography habitat, is called adaptive radiation. इसमें तुमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला कि जो ओरिजिनल डार्विन फिंच थी वो कैसी थी, वो सीड ईटिंग थी, ठीक है. उसके बाद में वो डेवलप हुई है अलग अलग चीज़ों में, एक इंसेक्टिवोरस हो गई या फिर और वेजिटेरियन हो गए एटसेट्रा, ठीक है. उनकी बीक्स अलग अलग तरीके से. और दूसरा क्या, अडेप्टिव रेडिएशन का तुम्हारा एग्जाम मतलब डेफिनेशन तुमको यहाँ पे मिलेगी. वो क्या है, क्योंकि तुम एक जियोग्राफिकल एरिया से, मान लो कोई एक ओरिजिनल स्पीशीज है, वो उस जगह से अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रेडिएट हो गई, तो वो वहाँ के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया उसने खुद को वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर उस मॉडिफिकेशन को जो जियोग्राफिकल रेडिएशंस की वजह से होते हैं उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है. चलो, Darwin's finches represent one of the best example of this phenomena. Another example is Australian marsupials. A number of marsupial, each different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, representing different habitats, one can call this convergent evolution. प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन. देखो, तुमको ये एक मिल गया कि मार्सुपियल रेडिएशन जो है वो भी एक तरीके का एडेप्टिव रेडिएशन है, क्योंकि एक ही स्टॉक से वो अलग अलग में डेवलप हो गया. दूसरा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट का तुम क्या पढ़ के आए थे कि जब वो कोई सिमिलर फंक्शन को वो करते हैं, मतलब उनके पास सिमिलर फंक्शंस होते हैं जो कि अलग अलग, जिनका सेम एंसेस्ट्री नहीं है, वो अलग अलग जगह से ओरिजिनेट हो, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं सिमिलर फंक्शन को, उनको उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. मान लो अलग अलग स्पीशीज अलग अलग जगह से आए, लेकिन वो एक जगह पे आके सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो बाहर से आके एक जगह पे, तो उसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि प्लेसेंटल मैमल में कौन है, मोल है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में कौन है, मार्सुपियल मोल है. फिर ऐसे ही सारे हैं, ठीक है. मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था इसलिए ऐसे ही कलर्ड हो रखा है, सैडली वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, बट ठीक है. तुम ये देख लो, और ये तुमको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीटर का तुम्हारा क्या हो गया, नमबैट एंटीटर हो गया. माउस का तुम्हारा मार्सुपियल माउस हो गया. लेम्यूर का तुम्हारा स्पॉटेड कस्कस है. फ्लाइंग स्क्विरल तुम्हारी फ्लाइंग पैलेंजर है. और बॉबकैट का तस्मानियन टाइगर कैट है. वुल्फ का तुम्हारा तस्मानियन वुल्फ है. ये सब तुमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद क्या है, ओके. In evolving into varieties of, चलो आप पढ़ते हैं. Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial. For example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. 6.5 Biological evolution. Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life arose with differences in metabolic capability originated on Earth, ठीक है. The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. The rate of appearance of new forms is linked to the life cycle or the lifespan. Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hours. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new condition. In due course of time, this variant population outgrows the other and appears as new species. तो क्या हुआ, देखो, तुम्हारे जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर ले लो, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत फास्ट डिवाइड करता है. मान लो एक कल्चर है ए, ठीक है. अगर उनकी कंडीशंस चेंज कर दी गई तो सारे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कुछ सर्वाइव कर पाएंगे नए कंडीशंस में. जो नए कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे वो डोमिनेट करेंगे, और बाकी जो हो जाएंगे वो हट जाएंगे, वहां से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये डोमिनेट करेंगे, वो उनको आउटग्रो कर देंगे, ठीक है. और उसके अलावा क्या, और ये क्या हो जाएगी, नई स्पीशीज बन जाएगी. अब यही जो चेंज है तुम्हारा, अब जैसे बैक्टीरिया है वो बहुत ही जल्दी म्यूटेट करता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है खुद की, उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, तो ये जो चेंज वो इवॉल्व करेगा खुद में, ये बहुत जल्दी इवॉल्व कर लेगा विद इन आवर्स, ठीक है. और लेकिन अगर तुम किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करो जिसका लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल लंबी है, ईयर्स में है या ज़्यादा है, बड़ी ज़्यादा है, तो उसको ये चेंज इवॉल्व करने में बहुत समय लगेगा. ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस है. तो इसमें आगे लिखा होगा दिस वुड हैपन विद इन डेज, ठीक है. ये चीज़ जो है इसके बीच की जल्दी हो जाएगी, आवर्स में वो जल्दी से उसको वो कर लेंगे, और जो मतलब इनका इवॉल्वमेंट है वो क्या कहते हैं, डेज में अडॉप्ट कर लेंगे, नया जो बन जाएंगे.
और लेकिन अगर सेम थिंग देखा जाए, अगर फिश या फाउल में होती है तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगी, क्योंकि उनके लाइफ स्पैन जो है बहुत बड़े हैं, ईयर्स में है, ठीक है। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कंडीशन। ये तो हो ही गया, तभी तो वो सर्वाइव कर रहा है। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड. Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive as in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. Fitness is the end result of the ability to adapt and to get selected by the nature. ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता है, कई बार आपको आपके मॉक टेस्ट में भी दिखेगा, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट होते हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। तो वो ये ब्रांचिंग डिसेंट और तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन होता है, ठीक है। इवन बिफोर डार्विन, अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क हैज सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड ऑकर्ड बट ड्रिवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. He gave the example of giraffes, who, in an attempt to forage leaves on tall trees, had to adapt by elongation of their necks. As they passed on this acquired character of the elongated neck to succeeding generations, giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believes this conjecture anymore. अब देखो यार, लामार्क ने बात तो सही बताई थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, लेकिन उसने एग्जाम्पल बड़ी खराब बता दी। उसने यूज एंड डिसयूज बताया तो कितनी सही चीज़ है। देखो अब तुम्हारा, मान लो अपने लाइफ से रिलेट करो, तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। तो अपनी बॉडी को जितना एक्टिव रखोगे, जितना तुम एक्सरसाइज करोगे, या तुम जितनी भी एक्टिविटी तुम्हारी बॉडीज में है, अगर तुम उसको रेगुलेटेड रखोगे तो तुम्हारा बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगा, कम बीमारियां पनपेंगी तुम्हारे शरीर में, और तुम अच्छे से हमेशा काम कर पाओगे। rather than वहीं पे एक आदमी हो जो एकदम बस बैठा रहता हो या लिथार्जिक रहता हो हर समय, कुछ काम धंधा कुछ नहीं करना उसको, कोई एक्सरसाइज नहीं करना उसको, बैठे पड़े रहना है, बेड पे सोए पड़े रहना है, उसका ऑर्गन्स जो है धीरे धीरे काम करना, फंक्शन करना धीरे धीरे कम कर देंगी और बंद हो जाएंगी, और जल्दी बीमारियां उसको घेर लेंगी, उसकी जो एबिलिटी है वो खत्म होने लग जाएगी, ठीक है। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बात तो सही है उसकी, ठीक है। एग्जाम्पल उसने बड़ी खराब से ले लिया जिराफ का। अब उसने बोला कि जिराफ का गला लंबा होता है क्योंकि वो कूद कूद के पेड़ पत्ती खाता था, तो ओवर जनरेशन सारा जिराफ का गला लंबा हो गया। ये भी बड़ी बेकार स्टोरी थी, तो किसी ने नहीं मानी ऑब्वियसली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन. When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on Earth, we treat evolution as a consequence of a process called natural selection. We are still not very clear whether to regard evolution and natural selection as process or end result of unknown process. It is possible that the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. Natural selection is based on the certain observations which are factual. For example, natural resources are limited. Population are stable in size except for seasonal fluctuations. Members of a population vary in characteristics, yani in fact no two individuals are alike. Even though they look superficially similar, most of variations are inherited. The fact that the theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, this fact can be seen in a growing bacterial population. And the fact that population size is in really are limited means that there had been competition for resources. ठीक है, ये भी याद रखना कि थॉमस मैल्थस थे, उस पे पॉपुलेशंस पे काम कर रहे थे, कि पूछता है साइंटिस्ट किस पे काम कर रहा था, ठीक है। और इस चीज ने डार्विन को इन्फ्लुएंस कर दिया, मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लुएंस किया हो, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ इट इज पॉसिबल। ओके, लेट्स गो ahead. Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish. The novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variations which are heritable and which make resource utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time, over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristic and hence new forms appear to arise. 6.6 Mechanism of Evolution. What is the origin for this variation and how does this speciation occur? Even though Mendel had talked of inheritable factors influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence. In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation. अब डी व्राइस ने किस पे काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज पे। ये सब तुमको ध्यान रखना। मैल्थस क्या कर रहा था? पॉपुलेशन पे काम कर रहा था, ठीक है।
और इसने किस चीज़ पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज के बारे में स्टडी कर रहा था, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा उसने. Large difference arising suddenly in a population. He believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variation जो heritable होते हैं that Darwin talked about. Mutations are random and directionless while Darwinian variations are small and directional. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमसे में से होना चाहिए PYQ आई गेस 2019 का, कि जो जिसके बाद डी राइज करता है उसके हिसाब से म्यूटेशन कैसा है, रैंडम और डायरेक्शनलेस. और जो हेरिटेबल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की जो डार्विन बात कर रहा था वो कैसा था, वेरिएशंस तुम्हारे स्मॉल और डायरेक्शनल थे, ठीक है. इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डी राइज बिलीव म्यूटेशन कॉज्ड स्पेशिएशन एंड हैज कॉल्ड इट सॉल्टेशन. सॉल्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन, ठीक है. स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी. हम पढ़ेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. इसे मैं मिटा देती हूँ यार, चलो. हाँ, in a given population one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generations. Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equations. This principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool यानी कि total genes and their alleles in a population remains constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequency is 1. Individual frequencies, for example, can be named P, Q, etc. In a diploid, P and Q represent the frequency of allele capital A and allele small a. The frequency of capital A individuals in a population is simply P square. This is simply stated in another ways, that is the probability of that allele A with the frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities, that is P square. Similarly, small a का Q square है और heterozygous वाले का 2pq है, ठीक है. Hence P square plus 2pq plus Q square is equal to 1. ये तुम्हारा binomial expansion हो गया, ठीक है. This is a binomial expansion of P plus Q का whole square. When frequency measured differs from expected values, the difference direction indicates the extent of evolutionary change. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as a resulting in evolution. 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. ये भी तुमको ध्यान में रखना है कि किससे मेंटेन हो रहा है और किससे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम तुम्हारा. These are gene migration या gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in the new population, ठीक है. New gene or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. यार तुमको समझ में आ गया? There would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. If the same change occurs by chance, it is genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called the founder effect. ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या तुमको बता दिया, जीन माइग्रेशन का डेफिनेशन तुमको दे दिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट तुमको बता दिया और फाउंडर इफेक्ट कैसे आता है वो तुमको बता दिया, ठीक है. तो तुम्हारा क्या क्या बताया वो देख लो तुम. अगर तो तुम्हारा ये है जीन फ्लो है तो ठीक है, तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी यार, क्या है यार, गलती कर दी हम फिर से. ओके, देयर वुड बी अ जीन फ्लो if the gene migration happens multiple times. If the same change occurs by chance, it is called genetic drift. Sometimes the change in allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. ठीक है, तुमको उसमें सबकी डेफिनेशन मिल गई. जो तुम्हारा जीन माइग्रेशन हो रहा है अगर वो मल्टीपल टाइम्स हुआ, ठीक है, तो तुम्हारा जीन फ्लो हो जाएगा. और यही चीज़ अगर सडन चेंज की वजह से होती है, वेरियस रीजंस, उसके जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, अगर सडन चेंज की वजह से होती है तो उसको तुम्हारा क्या बोलते हो, तुम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हो, ठीक है. और मान लो कभी कभी जो ये अलील्स में डिफरेंस आता है वो इतना डिफरेंट होता है कि तुम्हारी एक नई स्पीशीज़ ही फॉर्म हो जाती है. तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड स्पीशीज़ थी उसको हम फाउंडर स्पीशीज़ कह देते हैं, मतलब वो फाउंडर्स हो जाते हैं तुम्हारे. और जो नई स्पीशीज़ बनती है और इस इफेक्ट को, टोटल इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट कह देते हैं और स्पीशीज़ तुम्हारी नहीं हो जाती है, मतलब इसमें यही चीज़ होती है, ठीक है. आगे चलते हैं.
Microbial experiments shows that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observations of new phenotypes. Over few generations, this would result in speciation. Natural selection is a process in which heritable variation enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. A critical analysis makes us believe that the variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic defect results in changed frequency of genes and alleles in future generation. Coupled to enhanced reproductive success, natural selection makes it look like different population. Natural selection can lead to stabilization in which more individuals acquire mean character value, a directional change more individuals acquire value other than mean character value, or disruptive more individuals acquire peripheral characters value at both ends of the disruptive distribution curve. देख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये. देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स. पहला वाला ग्राफ तुम्हारा स्टेबलाइजिंग एंड डायरेक्शनल डिसरप्टिव है. अब ये तुम्हारा जो है कैसे कैसे चेंज होता है. ये तो स्टेबल हो सकता है जिसमें तुम्हारा जो पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, ये तुम्हारा मीन कैरेक्टर वैल्यू इसमें आ रही है, यानी कि ये स्टेबल ग्राफ है. ठीक है. उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा एक डायरेक्शन मतलब कोई एक कैरेक्टर ज़्यादा फेवर हो रहा है, इसलिए तुम्हारा जो पीक है वो एक डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो रहा है. और ये तुम्हारे दो पीक्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि दो पेरिफेरल अलग अलग ट्रेट एक्वायर हो रहे हैं पॉपुलेशन में. तो तुम्हारा ये डिसरप्टिव कर्व है. ठीक है. ये तुम्हारा डायरेक्शनल है, ये तुम्हारा डिसरप्टिव है. ओके, चलते हैं हम आगे. 6.8 अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन. अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो. अब यहाँ से तुम्हारा ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें अलग अलग चीज़ों का वो लिखा रहेगा कि कब क्या चीज़ें आई हैं. जैसे 2000 मिलियन ईयर्स एगो तुम्हारा सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया है, फिर तुम्हारी मछली कब आई है, तुम्हारे एम्फीबियंस कब आए हैं, वगैरह वगैरह. तो तुमको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रख के चल रही है, तो तुम्हारा नोट डाउन करते चलना और इसके बाद तुम इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. चलो. About 2000 million years ago, the first cellular form of life appeared on Earth. The mechanism of how non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into the cells with membranous envelope is not known. Some of these cells had the ability to release oxygen. The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized in appropriate light harvesting pigments. Slowly, single-celled organisms became multicellular life forms. By the time of 500 million years ago, invertebrates were formed and active. 500 मिलियन ईयर्स को पहले कौन सा है तुम्हारे इन्वर्टिब्रेट्स है और एक्टिव थे उस समय पे. ठीक है. उसके बाद तुम्हारे जॉलेस फिश कब आई, इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो. सीवीड्स और प्लांट्स कब आए, 320 मिलियन ईयर्स अगो. वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेटेड लैंड वेयर प्लांट. सबसे पहले धरती पे कौन है, लैंड. और जब एनिमल्स है तो बहुत प्लांट हर जगह फैल चुके थे. ठीक है. दे वेयर वाइड स्प्रेड ऑन द लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड द लैंड. ठीक है. फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर. मतलब मछली आती थी जमीन पे और पानी में जा सकती थी. ठीक है. ये भी कब तक, 350 मिलियन ईयर्स अगो ही था. मतलब मछली वाली जो चीज़ें थी वो 350 मिलियन ईयर्स अगो थी. ठीक है. In 1938, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth. यार देखो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो मेरे को माफ़ कर देना, बट ठीक है. तुमको फैक्ट ध्यान में रखने हैं, स्पेलिंग ध्यान रखनी है, और पे क्वेश्चन टिक मार के आना. तुमको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. सॉरी. Which was thought to be extinct. These animals called low fins evolved into the first amphibians that lived on both land and water. There are no specimen of these left with us. However, these were ancestors of modern-day frogs and salamanders. The amphibians evolved into reptiles. They lay thick-shelled eggs which do not dry up in sun, unlike those of amphibians. Again, we only see their modern-day descendants, the turtles, tortoises, crocodile. Okay. In the next 200 million years or so, the reptiles of different shapes and sizes dominated on Earth. Giant ferns, pteridophytes were present, but they all fell to form coal deposits slowly. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million years ago. इसका example है ichthyosaurs. The land reptiles were, of course, the dinosaurs. The biggest of them was T-Rex. Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. ठीक है. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. We do not know the true reason. Some say climatic change की वजह से वो मर गया. Some say that they evolved into birds. The truth may live in between. क्या कोई पता बीच का हुआ है इनमें से. ठीक है. Some small sized reptiles of that era still exist today. आज भी हैं जो छोटे छोटे reptiles थे उस टाइम के. Okay. The first mammal were like shrews. Their fossils are small sized.
Mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body. इसी का मतलब होता है viviparous. ठीक है. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger, at least. When reptiles came down, mammals took over this earth. There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North America fauna. Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia survived because of the lack of competition from any other mammal. Lest we forget, some mammals live wholly in water, in whale, dolphin, seals, and sea cows are some examples. Evolution of horse, elephant, dog, etc. are special stories of evolution जो कि तुम अगले क्लास में पढ़ोगे. ठीक है. The most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness. A rough sketch of the evolution of life forms, their time on a geological scale indicated in figure 6.9 and 6.10. देख लेंगे हम अभी. 6.9 Origin and evolution of man. About 15 mehr primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. ठीक है. They were hairy and walked like gorilla and chimpanzee. Ramapithecus were more man-like. Dryopithecus were more ape-like. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid features, leading to the belief that about 3-4 million years ago, man-like primates walked in eastern Africa. They were probably not taller than 4 feet, but walked upright. सीधा चल रहे थे, लेकिन वो 4 feet से ज़्यादा लंबे नहीं थे. 2 million years ago, Australopithecines probably lived in East African grassland. Evidence shows that they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. ठीक है. Some of the bones among the bone discovered were different. This creature was called the first human-like being, the hominid, and was called Homo habilis. The brain capacity were between 650 to 800 cc. They probably did not eat meat. Fossils discovered in Java in 1891 revealed the next stage, Homo erectus, about 1.5 million years ago. Homo habilis मीट नहीं खाते थे. ठीक है. ये मीट खाएंगे अब. Homo erectus had a large brain around 900 cc. Homo erectus probably ate meat. ठीक है. The Neanderthal man with the brain size of 1400 cc lived in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. They used to hide to protect their body and buried their dead. Homo sapiens arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. During Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. ठीक है. One such cave painting by prehistoric humans can be seen in Bhimbetka rock shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. The rest of what happened is a part of human history of growth and decline of civilization. ठीक है. आप देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है तुम्हारा. A comparison of the skull of adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. ठीक है. The skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than adult chimpanzee skull. ये देखो बेबी का कैसा है और जो एडल्ट वाला है कैसा है. तो ज़्यादा ह्यूमन लाइक कौन सा है? बेबी वाला है ना. वही है. तो ये क्वेश्चन में तुमको पूछ सकता है, स्टेट में भी पूछ सकता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है. उसको तुम ध्यान रखना. आ जाओ हम समरी पे आ गए. The origin of life on Earth can be understood only against the background of origin of universe, especially Earth. Most scientists believe chemical evolution, that is, the formation of biomolecules preceded the appearance of the first cellular form of life. The subsequent events as to what happened to the first form of life is a conjectured story based on Darwinian ideas of organic evolution by natural selection. ठीक है. Organic evolution ध्यान रखना. Diversity of life forms on Earth has been changing over millions of years. It is generally believed that variations in a population result in variable fitness. Other phenomena like habitat fragmentation and genetic drift may accentuate these variations, leading to appearance of new species and hence evolution. Homology is accounted for by the idea of branching descent. ठीक है. Study of comparative anatomy, fossils, and comparative biochemistry provided evidence for evolution. Among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of human being, brain and language.
तो ये तुम समरी भी ध्यान से एक बार देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर तुम्हारा हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद तुम कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, और ध्यान रखना वो क्वेश्चंस जो हो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ये नहीं तुम बीएससी और एमएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और बाकी हम भी इसके बाद चैप्टर्स खत्म कर लें तो हम भी क्वेश्चन सीरीज एक बार लगा लेंगे और देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तुमको और कोई डाउट हो तो तुम कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए चलो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।